गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की सिविक्स का 4th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉ की समझ हमें कितनी है और किस तरह से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉ सच एज दोज दैट स्पेसिफिक द एज ऑफ मैरिज। आप बहुत सारे लॉ से फैमिलियर होंगे, जैसे कि स्पेसिफिक एज क्या होती है मैरिज के लिए। द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, एक वो एज जिस पे कोई पर्सन क्या कर सकता है, वोटिंग का राइट उसे मिल जाता है। एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, और शायद आप जानते हो कि किन लॉ को फॉलो करना पड़ता है जब हम किसी प्रॉपर्टी को बाई करते हैं, सेल करते हैं। यू नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ। आप सभी जानते हो कि पार्लियामेंट जो है वही लॉ बनाती है, वही उसकी इंचार्ज होती है। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये जो लॉ होते हैं ये सभी पर एक जैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। हाउ डू न्यू लॉ कम इनटू बी, और नए जो लॉ हैं, नए जो कानून हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है। कुड देयर बी लॉ दैट आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिनके अंदर वाद विवाद रहता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रहती है जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर दिस सर्कमस्टांस, ये जो ऐसी परिस्थिति होती है इसमें हम एक नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, कि क्या जो कानून होते हैं वो सभी पर लागू होते हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन एंड दैट फॉलो, आपको जो आगे सिचुएशन दी गई है उसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन का आंसर करना है। अ गवर्नमेंट ऑफिसर हैव हिज सन गो इनटू हाइडिंग because his son has been given a 10 years jail sentence by the district court for a crime that he has committed। एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने सन को हाइड करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसके लड़के को 10 ईयर की जेल हुई है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था। ठीक है। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्शन वाज राइट, क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर का एक्शन था यहाँ पर वो राइट था। शुड हिज सन बी एग्जाम्प्ड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या जो वो लड़का था क्या उसके बेटे के लिए इस कानून को में माफ़ी मिल सकती थी? क्यों? क्योंकि उसके फादर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे। द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेंस ऑफ लॉ, जो आपने ऊपर देखा है वो एक क्लियर केस है जिसके अंदर वायलेशन किया गया है लॉज का। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आप यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली वर एग्री दैट there should be no arbitrary exercise of power in the independence India। उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके बीच में पूरी तरह से तय हुआ था कि कोई भी गुंजाइश नहीं रही है किसी भी मनमाने तरीके से भारत की सत्ता को हासिल करने की, या किसी तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में जिस तरह से पावर है उसको मनमाने ढंग से एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल provision in the constitution that would enable the rule of law। इसलिए उन्होंने बहुत तरह के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविनेंस बनाए जिससे लॉ को एस्टेब्लिश किया गया। हर जगह पे क्या होना चाहिए, किसी भी तरह की आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, सब जगह पर इक्वलिटी होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज all that the all persons in independence India are equal before the law। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो यही है कि सारे के सारे पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए लॉ के बिफोर। अगर हम बात करते हैं, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, और जो हमारा लॉ है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता पर्सन्स को उनके रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेस पे। व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ।
इसका मतलब यह है कि सारे के सारे जो लॉ हैं वो हर पर्सन के ऊपर, जितने भी सिटीजन हैं सबके ऊपर इक्वली अप्लाई किए जाएंगे और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। मतलब सबसे ऊपर कौन होगा? लॉ होगा। Neither a government officer nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। कोई भी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या फिर वेल्दी पर्सन हो, इवन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो भी लॉ से ऊपर नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिकली punishable as well as process through the guilty of the person has to be established। जो भी पर्सन क्राइम करेगा या वायलेशन करेगा लॉज की, उसको स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलेगी जिस तरह का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर बनाया गया है, और जिस तरह का गिल्ट मतलब जिस तरह की गलती उस पर्सन ने की है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? लेकिन क्या जो हमें किताबों में दिखाई देता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी उन चीज़ों को इसी तरह से फेस करते हैं? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे जो वेल्दी पर्सन हैं वो क्राइम करके भी रिलीज हो जाते हैं। इन एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें, देयर वर एनमरस एंड ऑफन ओवरलैप्स लोकल लॉज। बहुत नंबरियस लॉ होते थे और ओवरलैप्स होते थे। मतलब एक लॉ किसी चीज़ को सपोर्ट करता है और दूसरा लॉ उसी चीज़ को अपोज करता है। ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी एंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ एटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन दीज लॉज। और डिफरेंट जो कम्युनिटीज होती थी वो अलग अलग तरीके से अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करती थी जब उन्हें कानून बनाना होता था। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है जलियांवाला बाग का सीन, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अमंग देयर वोन, और उनकी वो इस तरह की जो ऑटोनॉमी होती थी वो उनकी खुद के लिए होती थी। इन सम केसेज, कुछ केसेज में द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरिड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। कई बार क्या होता था, बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर दो पर्सन जिन्होंने सेम क्राइम किया है उनको अलग अलग पनिशमेंट मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनका कास्ट बैकग्राउंड अलग अलग था। विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, और जो लोअर कास्ट के लोग उसी क्राइम को करते थे उनको हार्शली पेनलाइज किया जाता था। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इलोवेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कब खत्म होने लगी? जब हम कॉलोनियल पीरियड के अंदर थे। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट इज़ द ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द लॉ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। यह माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स कॉलोनिज्म का टाइम था उसी टाइम हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम इन सेवरल ग्राउंड्स। हिस्टोरियन जो हैं वो इस क्लेम को सेवरल ग्राउंड पर डिस्प्यूट करते हैं। टू ऑफ विच इंट्रोड्यूस, जो उनमें से दो हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ आर आर्बिट्रेरी, जो कॉलोनियल लॉ थे वो आर्बिट्रेरी थे, वो मनमानी थे एक तरीके से। एंड द सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा जो ये है कि जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था जब वो लीगल स्पेयर बन रहा था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उस डेवलपमेंट के अंदर। On one example of the arbitrariness that continue to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870। जो इसमें से आर्बिट्रेरी का एक एग्जाम्पल है वो ये है कि जो सेडिशनल एक्ट था 1870 का ब्रिटिश के द्वारा, वो क्या शो करता है? आर्बिट्रेरी शो करता है। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। और जो आइडिया है सेडिशन का उसको ब्रॉडली अंडरस्टूड किया जा सकता है इस एक्ट के अनुसार। एनी पर्सन प्रोटेस्ट और क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्ट विदाउट एनी ड्यू ट्रायल। और जो पर्सन किसी भी ब्रिटिशर गवर्नमेंट का या उनकी प्रोटेस्ट या क्रिटिसाइज करता है उसको विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता था। यही क्या था बच्चों? रोल्ट एक्ट था। ठीक है। यहाँ पर जलियांवाला बाग के बिहाफ में बताया गया है। इंडियन, देखो यहाँ पर बताया गया है बच्चों, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरी वाज द रोल्ट एक्ट विच अलाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। इसके अंदर जो ब्रिटिश, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसका, ब्रिटिश
आर्बिट्रेरी का रोल टैक्ट है, जिसके अंदर क्या किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्रिजन कर सकती थी किसी भी पर्सन को विदाउट एनी ट्रायल। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड वर वेहमेंट इन देयर अपोजिशन इन द रोल बिल, और सभी के सभी इंक्लूडिंग महात्मा गांधी सभी ने क्या किया था, इसका अपोज किया था। डिस्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट द रोल टैक्ट कम इनटू फोर्स इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1919। अगर हम देखते हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी जो रोल टैक्स था उसको इन्फोर्स कर दिया गया था 10 मार्च 1919 में। इन पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ कंटिन्यू क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10 टू लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट डॉक्टर सत्यपाल एंड मिस्टर डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू was अरेस्टेड। इसी प्रोटेस्ट के दौरान दो जो नेशनलिस्ट थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, जो ये अरेस्ट हुई थी इसका प्रोटेस्ट करने के लिए अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड की गई थी। गवर्नर डायर, जो उस टाइम वहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर डायर एंटर्ड द पार्क के अंदर एंटर करते हैं विद हिज ट्रूप, अपने ट्रूप्स के साथ। दे क्लोज द ओनली एग्जिस्ट, उन्होंने जो एक एग्जिस्ट गेट था उसको बंद कर दिया गया था। एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग जनरल डायर ऑर्डर्ड द ट्रूप टू फायर, बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था ट्रूप को फायरिंग के लिए, ठीक है। सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल डाइड इन द गन फायर, ये जो गन फायर हुई थी इसमें बहुत सैकड़ों लोग मारे गए थे। एंड मैनी मोर वर वॉन्डेड, और इससे भी ज़्यादा क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन और वुमेन भी इंक्लूड थी। दिस पेंटिंग शो ट्रूप फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर, और ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है ये उस फायरिंग को शो करती है जो जलियांवाला मैसेकर के दौरान हुई थी, जो नरसंहार हुआ था उसके दौरान हुई थी। इंडियन नेशनल बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिशर्स। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया जो ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा जो आर्बिट्रेरी यूज की जा रही थी। दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांट टू चेंज द आइडिया। वो क्या चाहते थे कि इक्वलिटी होनी चाहिए, वो किस लिए फाइट कर रहे थे, ग्रेटर इक्वलिटी के लिए फाइट कर रहे थे, और वो चाहते थे कि ये आइडिया जो है ये चेंज हो जाए। ऑफ द लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल, जो ये आइडिया है कि लॉ जो है वो एक सेट ऑफ रूल है दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे, और उनको फोर्स किया जाएगा उसको ओबे करने के लिए। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आइडिया ऑफ जस्टिस होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते द इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगन एमर्जिंग एंड डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट। जो बहुत 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो इंडियन लीगल्स थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने भी स्टार्ट कर दी कि वो डिमांड करने लगे कि उन्हें भी रिस्पेक्ट चाहिए कॉलोनियल कोर्ट के अंदर। दे बिगन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन लॉ को डिफेंड करना जिसके अंदर लीगल राइट दिए गए थे इंडियंस के। इंडियन जज आल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन, और जो इंडियन जज उस टाइम थे कॉलोनियल रूल के अंदर, उन्होंने भी अपने डिसीजन मेकिंग के दौरान एक ग्रेट रोल प्ले किया। देयरफॉर देयर वाज सेवरल वे इन विच इंडियन प्लेज अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इस तरह से बहुत तरीके थे जिनके द्वारा इंडियंस ने मेजर रोल प्ले किया था। ये जो एवोल्यूशन हुआ था रूल्स का, इसके अंदर किस टाइम की बात हो रही है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के दौरान। विद द एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही हमने अडोप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, द डॉक्यूमेंट्स सर्व एज द फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ विच on which our representative began making law for the country। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर क्या था, वो डॉक्यूमेंट सर्व किए गए थे जो फाउंडेशन हमें सर्व करते थे कि
चीज़ों के आधार पर हमारे लॉ बनाए जाएंगे, हमारी कंट्री के लॉ बनाए जाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। एवरी ईयर, हर वर्ष, आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस। हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो MLAs MPs हैं, वो बहुत तरह के लॉ हर साल पास करते हैं और बहुत तरह के लॉज को रिवाइज करते हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। इन आवर क्लास 6th बुक, हमारी क्लास 6th की बुक में वी रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हम जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या था बच्चों, इक्वल राइट दिए गए थे डॉटर को, मदर को और सन को। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, जो ये नया लॉ था, सन्स, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट द इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें सन को, डॉटर को और उसकी मदर को इक्वल शेयर दिया गया था फैमिली की प्रॉपर्टी के अंदर। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन enacted to control pollution and provide employment। इसी तरह से नए लॉ बनाए गए थे जिससे कंट्रोल किया जाए पोल्यूशन को और प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयमेंट को। हमारे देश के अंदर टाइम टू टाइम ऐसे लॉ आते रहते हैं जिसमें कार्बन अमेंडमेंट हमें कम करना होता है। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन को। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी। किस तरह से हमें पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और उनका पर्पज क्या है नए लॉ बनाने का, और क्या ये मैंडेटरी है कि नहीं, क्या इनकी कोई नेसेसिटी है कि नहीं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन नेक्स्ट सेशन। अगला जो सेक्शन होगा उसके अंदर आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकोगे। हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, कि किस तरह से जो नए लॉ होते हैं उनको बनाया जाता है। द पार्लियामेंट हैज़ न्यू एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब कानून बनाना होता है। देयर आर मैनी वे थ्रू विच दिस टेक प्लेस। बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी दैट राइज द नीड फॉर द पर्टिकुलर लॉ। और बहुत सारी सोसाइटी के क्लास होते हैं, ग्रुप होते हैं जो राइज करते हैं अपने नीड को किसी पर्टिकुलर लॉ के दौरान। An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people। एक इम्पोर्टेंट रोल पार्लियामेंट का ये होता है कि वो सेंसिटिव होते हैं जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके प्रति। लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इशू और डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन of the parliament and process adopted for the issue to before law। हम आगे देखते हैं, एक जो स्टोरी दी गई है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो वायलेशन, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है उसको किस तरह से एक लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर और किस तरह से अडोप्ट किया गया जिस प्रोसेस को इस इशू के दौरान। ओके बच्चों, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है तो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे हम कल इसकी स्टोरी पढ़ेंगे और बाकी का चैप्टर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करो। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।